मान गणित स्थिर मान गणित स्थिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन के दो अप्रोचेज हैं। एक है मॉनेटरी अप्रोच, मौद्रिक दृष्टिकोण, और दूसरा है फिजिकल। राजकोषिक। इसमें जो मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं, मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं, उनका विचार है, और दूसरा जो फिजिकल अप्रोच को मानने वाले हैं, जिसमें प्रमुख नाम आता है किसका, जेम्स कीन्स का, जिसके बारे में लोगों ने कल पढ़ा। कौन सा है कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट गैप का। स्फीतिक अंतराल मुद्रा स्फीति का कारण होती है, जैसा कि कीन्स ने कहा, इसको कल बताया। मॉनेटरी अप्रोच ये कहता है कि जब भी मनी की सप्लाई यानी यम में चेंज करेंगे, चेंज इन सप्लाई, वह सप्लाई चाहे लीगल मनी का हो या वह सप्लाई किसका हो, क्रेडिट मनी, चाहे वैधानिक मुद्रा में वृद्धि की जाए या साख मुद्रा में वृद्धि की जाए, और इसी मुद्रा की वृद्धि के कारण, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण ही मांग जनित स्थिति उत्पन्न होता है। ओके। फिजिकल अप्रोच ये मानता है, इसमें प्रमुख नाम आता है कीन्स का, मानता है कि मांग के जो निर्धारक तत्व हैं, कौन, सी प्लस आई प्लस टी, या इसमें एक और जोड़ सकते हैं एक्स। ये कौन सा है, ये आपका डिमांड साइड है। तो इसमें जो भी चेंज होगा वह चेंज डिमांड पुल इन्फ्लेशन लाएगा। कैसे, यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, या एक स्थिति हो सकती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और टैक्स क्या हो, कांस्टेंट, कर में कोई परिवर्तन ना हो, किसी प्रकार का कोई नया कर न लगाया जाए, सिर्फ क्या किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। ओके। या हो सकता है कि सरकार ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या किया, जितना पहले था उतना ही रखा, और टैक्स क्या किया, कम कर दिया। ओके। टैक्स कर देंगे तभी क्या होगी, तभी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन की स्थिति होगी। ऐसा मानना है जो फिजिकल अप्रोच को मानने वाले हैं, जो जिनका संबंध किसका, रियल मार्केट से संबंधित है। या हम कहें एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इनकम क्या होगी हमारी, एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगी। ओके। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंपोर्ट वही, इंपोर्ट यहाँ कांस्टेंट है, इंपोर्ट कोई जिम्मे नहीं, लेकिन यदि एक्सपोर्ट हमारा वही है और इंपोर्ट हमारा क्या हो गया, घट गया, इंपोर्ट घट गया, तभी क्या होगा, तभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है। इतनी सारी स्थितियां हो सकती हैं जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। इस स्थिति को कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग विथ किसमें, किससे ओरिजिनेट हो रहा है, मनी मार्केट।
इस सिस्टम करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग विद कमोडिटी मार्केट और रियल मार्केट। ठीक है, इसमें जो चेंज आएगा सबसे पहले, यदि मॉनेटरी हम इसकी बात करें, जो मॉनेटरी अप्रोच है जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन का नाम भी शामिल है, यहाँ कोई चेंज किया जाएगा तो सीधे किसको प्रोवाइड करेगा? LM कर्व। ये शिफ्ट होगा सारी, शिफ्ट LM कर्व में शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ LM। यहां जो चेंज होगा, कोई चेंज करते हैं सारे चेंज होंगे, ये किसको प्रोवाइड करेगा? शिफ्टिंग ऑफ IS। बताया था आपको, कल ही बताया था। इसीलिए इस तरह के जब चेंजेस होते हैं तो मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि यह सबसे पहले LM कर्व को शिफ्ट करेगा, उसमें शिफ्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करते हैं, यदि रियल मार्केट में कोई इस तरह का चेंज है, यह चेंज है रियल मार्केट का एक चेंज है, ये कोई भी इस तरह का चेंज यदि किया जाएगा तो क्या करेगा? IS कर्व को शिफ्ट करेगा, और IS कर्व का शिफ्टिंग फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन लाएगा। ओके, कैसे होगा? यदि मान लो जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा, ये क्या करेगा? जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा, ऐसी स्थिति में IS वर्ग किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा, चाहे कोई भी मनी सप्लाई हो, चाहे लीगल मनी हो या क्रेडिट मनी हो, मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी, LM वर्ग किधर शिफ्ट होगा? राइट वर्ड। तो मनी सप्लाई बढ़ाना है तो LM कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा, या जो एग्रीगेट डिमांड से संबंधित जो भी कंपोनेंट हैं उसमें चेंज किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में IS वर्ग की शिफ्टिंग होगी, वो भी राइट वर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, इनके शिफ्ट हो जाने से इकॉनमी में जो रियल इनकम है और जो मॉनेटरी इनकम है, रियल इनकम के साथ जो मॉनेटरी इनकम होना चाहिए, उनके बीच एक अंतर हो जाता है। ठीक है, तो मॉनेटरी इनकम रियल इनकम के सापेक्ष अधिक हो जाती है, यानी एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है। इन दोनों स्थिति में क्या होगा? एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा, और फिर एक्सेस डिमांड कर्व को क्या करता है? वो अपवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, जब डिमांड कर्व, प्रोसेस लिख लीजिए, डिमांड कर्व जब अपवर्ड शिफ्ट होगा तो इसका आशय है अब क्या होंगी, यानी एक जो पहले से कीमत तय थी, इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम में थी, उस कीमत पर क्या हुआ? एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया। अभी डायग्राम से आपको बताएंगे, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया, और एक्सेस डिमांड क्या करता है? फिर वो प्राइस को पुल करता है, कीमत को बढ़ाता है, और जैसे ही कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने के साथ जो मनी मार्केट है, जिस और मनी मार्केट संबंधित LM कर्व है, LM कर्व में पर एक प्रभाव पड़ता है, फिर LM कर्व प्रभाव पड़ता है। क्या होगा? LM कर्व जैसे ही यदि प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो LM कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कीमत बढ़ने से जो वास्तविक मूल्य है मुद्रा का रियल वैल्यू, वो क्या होगा? घट जाएगा, और मुद्रा का जो रियल वैल्यू घटने से LM वक्र लेफ्ट शिफ्ट होता है। वो शिफ्टिंग तब तक चलती है जब तक कि एक्सेस जो डिमांड है पूर्व के संतुलन का, वो समाप्त न हो जाए। ठीक है, इस तरह से होता क्या है कि कीमतें, एक नई कीमत तय होती है। ओके, और इस प्रक्रिया को हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे।
दो डायग्राम है एक साथ। इनकम एग्रीगेट सप्लाई का एग्रीगेट डिमांड आय का स्तर जो होगा ये कौन सा होगा, वाई का। इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट है में है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई का क्या हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो रहा है। कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट दोनों में इक्विलिब्रियम की स्थिति, LM है। पॉइंट को ले लिया हमने ई पॉइंट, ई पॉइंट के अनुसार जो कीमत है ओपी ओपी कीमत, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, प्राइस, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है जब कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट में भी इक्विलिब्रियम है एक साथ, एक कॉम्बिनेशन को वाई और आर का मिल रहा है, जो जनरल इक्विलिब्रियम को बता रहा है, वाई एफ आर का इसका। यदि मनी सप्लाई बढ़ाया जाए तो ऐसी स्थिति में एलएम कर की स्थिति क्या होगी, ये स्थिति होगी इसकी, बोलो होगी नहीं होगी, एल एम LM1 इसके अनुसार मौद्रिक आय Y1 होगा, वास्तव में इकॉनमी में जो सप्लाई हो कितनी है, OIF है,
रियल इनकम इतना ही है, लेकिन मॉनेटरी इनकम क्या हो गया इकोनॉमी में, वो y1 हो गया। इनके बीच का जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, इस कीमत पर, किस कीमत पर, ओपी कीमत पर। ओपी कीमत पर क्या हो गया, ये पॉइंट हमने मान लिया, लिख लिया कुछ E1, ओके। E1 क्या हुआ, यह है एक्सेस डिमांड। E1 क्या हुआ, एक्सेस डिमांड इकोनॉमी क्रिएट हो गया, यानी E1 या हम लिख लें इसको Y1, ये क्या है, ये है एक्सेस डिमांड। ओके, ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, कम आर जी। पॉइंट हमको कुछ मिल गया यहाँ, हमने लिख लिया ये। इकोनॉमी का एक्सेस डिमांड हो, क्या करेगा, वो प्राइस को पुल करेगा, कीमत को खींचेगा। तो कीमत क्या होगी फिर, एक्सेस डिमांड हुआ ना, एक्सेस डिमांड क्या करेगा, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो गया ना, वो क्या करेगा, कीमत को। जब कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा का जो पूर्ति है उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, जैसे से कीमत बढ़ेगी मुद्रा के पूर्ति का वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, कम होगा। अभी बताया, जस्ट बताया, मुद्रा का वास्तविक मूल्य क्या होगा, ठीक। कब तक कीमत बढ़ती रहेगी, जब तक कि एक्सेस डिमांड क्या हो, समाप्त। ये तो बताया अभी, एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में जो जनरेट हुआ है एक्सेस मनी सप्लाई से, वो समाप्त हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये एक्सेस डिमांड क्या करेगा, कीमत को बढ़ाएगा। कीमत बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, एक नया डिमांड शेड्यूल बनता है एंड डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और चूंकि हमने अभी कहा आपसे कि जैसे ही कीमत में वृद्धि शुरू हो, एक्सेस डिमांड क्या करेगी, कीमत को बढ़ाएगी। और एक्सेस डिमांड जैसे कीमत को बढ़ाएगी, कीमत बढ़ने से मुद्रा की आपूर्ति का जो वास्तविक मूल्य है वो क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य यदि कम होता है, कीमत बढ़ने से मुद्रा का वास्तविक मूल्य कम होता है, तो सप्लाई जो एलएम वक्र किधर शिफ्ट होगा, अभी जस्ट बताया, लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो जो प्रक्रिया यहाँ थी, ये प्रक्रिया क्या होगी, फिर प्रक्रिया इधर शुरू होगी। कब तक, जब तक कि यह स्थिति प्राप्त हो जाए, ठीक है। संतुलन फिर यहीं पर आ जाएगा और इसमें मुद्रा बाजार में, सॉरी, इकोनॉमी में जो कीमत होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। AB1 कीमत कहां तय हो गई, इसके अनुसार ये पॉइंट हमको मिल जाएगा और नया E2। एक्सेस डिमांड ने क्या किया, कीमत को ऊपर खींच दिया, ठीक है।
यानी पूरा का पूरा ये जो अप्रोच है कौन सा, ये डिमांड क्रिएशन के लिए कारण क्या है, एक मौद्रिक घटना का। जो मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि स्फीति क्या है, एक मौद्रिक घटना है, वह मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा है। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ाएंगे एलएम वक्त नीचे की ओर शिफ्ट होगा, मनी सप्लाई बढ़ने से। ऐसी स्थिति में जो मांग है, जो मौद्रिक आय है, वो बढ़ जाएगा। यदि मौद्रिक आय, क्योंकि पहले हम क्या मान चुके हैं, पहले मान चुके हैं अर्थव्यवस्था क्या है, पूर्ण रोजगार भी मानसिक चल रहा है। जैसे ही मौद्रिक आय बढ़ जाता है, वास्तविक आय की तुलना में जब मौद्रिक आय अधिक हो जाएगा, जितना अधिक होगी क्या है, एक्सेस डिमांड। यही तो अधिक है ना, एक्सेस डिमांड। ये एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में क्या करेगा, एक्सेस डिमांड होगी इकोनॉमी में, यानी जितना सप्लाई के अनुसार जो डिमांड होनी चाहिए क्या होगी, उससे अधिक हो गई डिमांड। वो डिमांड क्या करेगा, फिर कीमत को बढ़ाएगा, और जैसे ही कीमत बढ़ती जाएगी, कीमत बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे यहाँ शिफ्टिंग शुरू हो जाएगा। कीमत बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति का जो वास्तविक मूल्य है वो घटता जाएगा, और ये वक्र पुनः पीछे की ओर शिफ्ट करेगा। और तब तक शिफ्ट करेगा जब तक कि जो एक्सेस डिमांड इकोनॉमी की है क्या हो जाए, समाप्त, तब तक शिफ्ट करेगा। और नया संतुलन एक हमको मिलेगा किस पर, E2 पर, जिसके अनुसार कीमत क्या होगी, OP1। ये मानिए दूसरा जो अप्रोच है उसको समझिए, जिन करें इसको। जो किंजियन अप्रोच है या जो फिजिकल अप्रोच है, एक मानवीय राजकोषीय घटना, मौद्रिक घटना नहीं है, बल्कि डिमांड पूल इन्फ्लेशन ऑरिजिनेटिंग विद रियल मार्केट, वास्तविक बाजार से शुरू होता है, ऐसा मानना है। लेकिन वास्तविक बाजार उससे उत्पन्न होता है। इसका आशय नहीं है कि मनी मार्केट में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें भी होते हैं। वह प्रक्रिया कैसे होती है उसको समझिए। इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक वही डायग्राम। यस, LM डिमांड कर्व डी या AB, डिमांड कर्व AB। आज का जो स्तर है वह पूर्ण रोजगार YF से डिनोट किया गया है, YF इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, YF
इकॉनमी संतुलन की स्थिति में है। जब कीमत पी है, ब्याज की दर OR, यदि किसी प्रकार का रियल मार्केट में कोई चेंज किया जाए, जैसा कि मैंने बताया, यदि मान लो बचत कम हो जाए, लोगों की जो आय है उसमें क्या करें, बचत कम करते हैं, उपभोग को बढ़ा दें, यानी व्यय बढ़ गया, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वही है, टैक्स कम हो गया, अभी बजट पास हुआ, या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, टैक्स को इंटैक्ट रखे, उसमें कोई चेंज न करे, तो कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे एग्रीगेट डिमांड में परिवर्तन हो सकता है, कुल व्यय में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जब ऐसा होगा, जो मॉनेटरी वेरिएबल्स हैं उसमें ऐसा चेंज किया जाए कि इकॉनमी का जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। कैसे बढ़ सकता है? तो इकॉनमी का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो सबसे पहले किसको प्रोवाइड करेगा, कमोडिटी मार्केट किसको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कमोडिटी मार्केट से संबंधित है IS कर्व। इसलिए जैसे ही कोई भी परिवर्तन वस्तु बाजार में ऐसा किया जाए जिससे कि कुल व्यय बढ़ जाए, कुल व्यय बढ़ जाए, परिणामतः IS वक्त क्या होगा, दाहिने की ओर विवर्तित हो जाए। मान लो विवर्तित होकर के कुछ इस प्रकार हो, IS1 हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, E2 E1 मौद्रिक आय बढ़ करके Y1 हो जाएगा, Y1। इकॉनमी में की वास्तविक आय यही है, आपूर्ति यही है, इसके सापेक्ष क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इतना एक्सेस डिमांड क्रिएट करेगा, कितने के बराबर, ये E1। एक्सेस डिमांड कितना हुआ, एक्सेस डिमांड जो होगा, एक्सेस डिमांड कितना हो जाएगा, E1 सेम वही प्रोसेस, या हम कहें YF Y1। ओके, क्या हुआ, क्यों चिंतित हो गए, लास्ट सत्य नहीं करते थे, ठीक हो ना। ब्याज की दर क्या होगी, इस पर अधिक हो जाएगा, वो ब्याज की दर हो जाएगी R1। फिर प्रक्रिया देखो वही क्या होगी, क्या शुरू होगी प्रक्रिया, फिर क्या शुरू होगी, फिर प्रक्रिया शुरू होगी, जो एक्सेस डिमांड है ये कीमत को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन ये एक्सेस डिमांड किससे शुरू हुआ है, किस साइड से शुरू हुआ है, इसके लिए कारण क्या है, भौतिक, इसके लिए कौन, राजकोषीय कारण है। वहां एक्सेस डिमांड था, उसके कारण क्या थे, मॉनेटरी कॉजेज थे, यहाँ क्या है, राजकोषीय कारण, क्योंकि ये रियल मार्केट से एक्सेस डिमांड शुरू हो रहा है। दोनों के अंतर को समझिए। ओके, ये एक्सेस डिमांड क्या करेगा, वो यह एक्सेस डिमांड फिर कीमत को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और कीमत जैसे ही बढ़ेगी, जो मुद्रा की आपूर्ति है उसका मूल्य क्या होगा, उसका मूल्य कम होगा। LM वक्त किधर जाएगा, शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता जाएगा। कब तक शिफ्ट करेगा,
जब तक कि यह जो एक्सेस डिमांड है वो समाप्त हो। ठीक है, तो एक नया संतुलन हमको मिलेगा। वो संतुलन क्या होगा? YF के ही संगत मिलेगा हमको, क्योंकि ये तो बढ़ नहीं सकता है, पूर्ण रोजगार का है। कितनी शिफ्टिंग हो जाएगी इसमें? ये शिफ्टिंग कुछ इस प्रकार की है। LM1 P2 ओके। अब ब्याज दर से क्या हो जाएगा? यानी आय का स्तर वही हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इससे अधिक नहीं हो सकता ना, इक्विलिब्रियम तो होना है। इसके अनुसार जो आय का स्तर होगा वो सारी ब्याज की जो दर होगी पहले की अपेक्षा अधिक होगी, R2। ओके, एक्सेस डिमांड कब समाप्त होगा? इसमें ये शिफ्टिंग होती जाए और एक नया संतुलन को बिंदु मिल जाए, जिस पर क्या हो? पुराने आय का स्तर, पूर्व रोजगार के आय का स्तर है, उसी आय का स्तर पर क्या हो? दोनों बाजारों में संतुलन हो। वो पॉइंट हमको मिल गया E2। ये कर्व शिफ्ट करता है, कीमत में कितनी वृद्धि होगी इसको जानने के लिए इस कर्व को आप शिफ्ट करें। कीमत कितनी बढ़ जाएगी? इसके अनुसार एक्सेस डिमांड। या इसको कह सकते हो एक्सेस डिमांड। हुआ क्या? अर्थव्यवस्था पुनः पूर्ण रोजगार के आय का स्तर क्या उस संतुलन में आ गई, और कीमत क्या हुआ? कीमत पहले की अपेक्षा बढ़ गया, ब्याज की दर पहले की अपेक्षा क्या हो गया? अधिक हो गया। ठीक है, ये जो इन्फ्लेशन है ये किस साइड से उत्पन्न हुआ है? रियल मार्केट। डिमांड साइड से तो हो ही रहा है, दोनों डिमांड साइड का है। ये रियल मार्केट में चेंजेस की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ। वो मॉनेटरी मार्केट में मनी सप्लाई के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन था। इस तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग विथ रियल मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों से हो सकता है। शेष